हेलो बच्चों, आज हम 2025 का सेट नंबर 1 जिसका कोड था सीजे, उसके हम भौतिक विज्ञान में जितने अंक के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को सीरियल वाइज सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन आप पढ़िएगा। सबसे पहले लिखा है एक अवतल दर्पण। पहला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण। तो ये हो गया, मान लीजिए आपका क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। रखिए, वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब मैंने आपको ये बात समझना है कि जब भी सवाल में गुना की बात कर दे, 2 गुना, 3 गुना, आधा गुना, कुछ भी गुना शब्द आ गया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये दिया गया है m का मान। तो यहाँ कितना गुना कहा था? 2 गुना। अब कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब। जब वो वास्तविक की बात करें तो ये माइनस कर दोगे, और अगर वो उसने कहा होता कि 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर लेते? प्लस। तो जब भी गुना आपको दिखे तो आप वो समझोगे कि हमको क्या दिया गया है? m का मान दिया गया है। वास्तविक होगा तो माइनस में लिखोगे और आभासी होगा तो प्लस में लिखोगे। आगे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। आपको ज्ञात क्या करना है? f का मान ज्ञात करना है। ये वस्तु है, वस्तु से दर्पण के जो बीच की दूरी होती है उसको u से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि दर्पण के बाईं तरफ की ये दूरी है इसलिए माइनस लगाएंगे। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको f निकालना है तो दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u तो आपके पास है लेकिन v नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम v निकालेंगे। तो हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र याद है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। आप लिखोगे m बराबर माइनस v अपान u। इसका मान -2 है, ये माइनस हुआ v, u का मान -25 है। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हुआ -2 बराबर v/25। ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब देखो ये अंश है, ये हर है, तो इसमें भी मैं क्या करता हूं? हर बना देता हूं। 1 का v से गुणा करूंगा तो v हो जाएगा, और 25 का 2 से गुणा करूंगा तो 50 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको v भी मिल गया, u आपको ऑलरेडी दिया था। तो आप दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाएं। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो 1/f v की जगह -50 सेंटीमीटर लिखेंगे और प्लस 1/u माइनस 25 सेंटीमीटर। यहाँ शायद गलती से मैंने माइनस बोल दिया हो, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, 1/f बराबर ये हो गया माइनस 1/50। अब देखो, जिस प्रकार प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस, उसी प्रकार प्लस को आप माइनस से भाग देंगे तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1/25। अब अगर आप लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे 50 और 25 का, तो आएगा 50। 50 को जब 50 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ माइनस है, माइनस उतार दिए। 50 को जब आप 25 से भाग देंगे तो 2 आएगा, उस 2 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 2। 1/f बराबर क्या हो गया? -3/50। अब तिरछा गुणा करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा -3f इक्वल टू, या ऐसे रिवर्स कर देते हैं, इसको पलट दें तो ये f/1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये 50 ऊपर चला जाएगा /3, और फिर आप इसको लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर। आप 50 को 3 से भाग देंगे तो यही आएगा, यही आपका आंसर हो गया। पहला सवाल आपका इस प्रकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र से अपवर्तन कोण तथा माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अपवर्तन कोण। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि
अपवर्तन कोण होता क्या है? अपवर्तन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को। देखो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। और अगर इस किरण की बात की जाए तो ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ रखा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अच्छा अपवर्तन पूछा है, ठीक है, तो ये आपतन कोण हम पहले निकाल लेते हैं। अब ये पूरा कितना है? 45। तो आप लिखोगे I बराबर 90 माइनस 45 इक्वल टू क्या हो गया? 45 डिग्री। I का मतलब क्या होगा? आपतन कोण, ये आपका हुआ I। अब आगे कह रहा है कि अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये वाला जो कोण है, ये कोण क्या होगा? R, मतलब अपवर्तन कोण होगा, क्योंकि ये अपवर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इसके बीच का कोण ये जो होगा R, इसी को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, 90 डिग्री में से क्या करेंगे? 30 डिग्री घटा देंगे, आपका आ गया 60 डिग्री। तो पहला तो आंसर ये हो गया कि अपवर्तन कोण का मान कितना आया? 60 डिग्री। दूसरा, आपको पढ़ाया गया होगा स्नेल का नियम, या आपको पढ़ाया गया है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। वहां से आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि साइन I बटे साइन R बराबर 1n2। ये 1n2 का मतलब वहां समझाया गया था एक के सापेक्ष। इसको मान लीजिए अगर ये 1 होता और ये 2 होता, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। 1n2 का मतलब क्या होता? 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा? 1 की जगह पर क्या लिखा? A, तो मैं A लिख दिया। B की जगह, 2 की जगह क्या लिखा है? B, तो हमने B लिख दिया। अब मैंने क्या निकाला? A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक। तो मैंने ऐसे लिख दिया AN V इक्वल टू साइन I का मान कितना है? 45 डिग्री और साइन R का मान है 60 डिग्री। तो AN V इक्वल टू हो गया 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जब ऊपर चला जाएगा √3 ये नीचे हो गया, ठीक है। 2 गया आपका ऊपर। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 और ये आपका हो गया √2 इंटू √3। अब हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये नीचे है √2 इंटू √3। ये आपस में कट गया, बचा क्या? ANB किसके बराबर आ गया? √2/√3 के बराबर आ गया। लेकिन ये तो उससे नहीं पूछा गया है। क्या आपने क्या निकाला? A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक पूछा गया, B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक उत्क्रमणीयता का नियम होता है कि 1, यहां मैं लिख दिया 1n2 गुणे, इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2n1। देखो यहां क्या था? 1 के सापेक्ष 2 का था, तो यहां मैंने क्या कर दिया? 2 के सापेक्ष 1 का, मतलब रिवर्स कर दिया। तो आप भी इसको अगर रिवर्स करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि BN, या मैं यहां लिख देता हूं आगे BNA। BNA का मतलब हुआ B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक। तो देखो पहले ANB था, अब की क्या हो गया? BNA। यहां मैंने क्या निकाला था? A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, तो आया था √2/√3। अब जब मैं यहां करूंगा B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक, तो इसको मैं पलट दूंगा। जब मैं इसको पलट दूंगा या यूं लिखूं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/ANB। तो जब आप लिखेंगे यहां पर इसका ANB का मान √2/√3, आगे सॉल्व करेंगे तो √3 चला जाएगा ऊपर, √3/√2।
कई बुकों में ये दिया है, इसका हर का परिमेयीकरण करके लिखा है। तो अगर आप करना चाहें तो एक तो आंसर यही बन गया। फिर ऊपर नीचे √2 से अगर आप गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाला आपस में गुणा, 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा और नीचे √2 और √2 का गुणा कितना हो जाएगा 2। ये भी आपका आंसर है, ठीक है ना। दोनों आंसर आपके आए हैं, यहां तक सॉल्व करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, आगे भी सॉल्व कर देंगे तो और अच्छा है। तो आपका ये सवाल भी सॉल्व हुआ। इस टाइप के सवाल पूछे गए थे, ठीक है ना। तो एक ही सवाल से आपको सारा सवाल क्लियर कर लेना है। आई कैसे निकाला गया, आर कैसे, सब चीज आपको हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उससे लिया गया है। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब देखिए, ये पुस्तक क्या है, वस्तु है, ठीक। उस वस्तु को कहां रख रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप लिखोगे u बराबर 25 सेंटीमीटर और वो भी माइनस में। अब ये इस व्यक्ति को दिख कहां तक रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी तक। इसका मतलब यह है कि अगर पुस्तक का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए कैसे भी करके, तो हमको क्या होगा, वो वस्तु दिखने लगेगी। तो 20 सेंटीमीटर पर क्या बनना है, प्रतिबिंब। और जैसे प्रतिबिंब का नाम आ गया तुरंत तो क्या लिखोगे, भी। और वो भी क्या होगा, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब भी जो लेंस लगेगा आंख चश्मे में उसके बाईं ओर ही बनता है। आपको ऐसे शायद थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, ऐसे डायग्राम बना रहता है और यहां पर आपका ये, ठीक है ना, निकट दिश दोष है। तो निकट दिश दोष में आपका ये ऐसे पूरा प्रतिबिंब वगैरह बनता, ऐसे यहां से निकला रहता है, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाने की इसमें कोई जरूरत है नहीं, तो हम डायग्राम इसलिए एक आपको हिंट कर दिए कि देखो ये जो लेंस होगा इसके बाईं ओर वस्तु भी होगी और इस लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब भी बनेगी, इसीलिए दोनों माइनस लगाया गया है। बस मेरा लक्ष्य इतना था। दूरदृष्टि में क्या होता, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, सॉरी ये निकट दिश दोष का सवाल है। निकट दिश दोष में क्या होता है कि आपको पास की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। यहां पर मैंने भी कैसे 25 लिख दिया, यहां पर भी जो होगा आपका वो 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए फोकस दूरी निकालना है, इस सवाल में कुछ नहीं रहा। ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब v का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर, माइनस हो गया -25 सेंटीमीटर। आपको हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। 20 और 25 का जब एलसीएम आप लेंगे तो आएगा 100। 100 को जब 20 से भाग देंगे 20 पंचे 100 और 5 का जब इस 1 से गुणा करेंगे तो 5 × 9 5 प्लस लगाए। जब 100 को आप भाग देंगे 25 से 4 आएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 × 9 4। तो 1/यह बराबर हो गया -1/100। अब f बराबर क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर, ठीक है। f बराबर क्या आ गया, -100 सेंटीमीटर। और इस माइनस ने ये बता दिया कि लेंस कौन सा लगेगा, वो लेंस लगेगा अवतल। और जो लेंस लगाया जाएगा वो किस फोकस दूरी का होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि +20 डायोप्टर क्षमता कितनी है, +20 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना है, तो आपको पता है कि P बराबर 100/f होता है, ठीक है। अब f अगर होगा, अगर ऊपर 100 रहता है तो फोकस दूरी किसमें आती है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 100/p। तो फिर आगे सॉल्व करेंगे 100 यहां पर p की जगह 20 रखेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये आ गया +5 सेंटीमीटर। अब ये प्लस बताएगा कि लेंस कौन सा है, उत्तल, और उसकी फोकस दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मोड़ दिया जाए तो अब प्रतिरोध होगा। बहुत खतरनाक सवाल है
और इतना भी खतरनाक है नहीं है, लेकिन आपको खतरनाक लगेगा जरूर। मान लीजिए ये कोई तार है, इसकी लंबाई क्या थी, L थी, और इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या है, A। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस स्थिति में मान लीजिए इसका प्रतिरोध आएगा R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा कि इस तार को मोड़ा गया, सॉरी ऐसे मोड़ दिया गया, आधे से ऐसे मोड़ा गया। जब मोड़ा गया तो ये तार, ये अब इसकी स्थिति कुछ ऐसे बन गई, ये देखिए आप। अब देखिए लंबाई आधी हो गई, ठीक, और ये जो क्षेत्रफल था आगे वाला, पहले तो A था, अब क्या हो गया 2A। तो इस स्थिति में मैं मान लेता हूं कि जो प्रतिरोध होगा R डैश होगा। तो ये R डैश कितना होगा, उसका मान क्या होगा, वही मुझे निकालना है। तो मैं लिखूंगा R डैश इक्वल टू रो, अब L के जगह पहले लंबाई L थी तो हमने L लिखा था, अब मैं लिखूंगा L बाई 2। पहले क्षेत्रफल A था तो मैंने A लिखा था, अब क्षेत्रफल 2A है तो मैं लिखूंगा 2A। अब जरा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रो L, और ये जो 2 है ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4A। अब आप क्या करिएगा, इसको 1/4 थोड़ा अलग कर लीजिए और रो L बटे A अलग कर दीजिएगा। इस रो L बटे A को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं R। तो इसको R डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R बटे 4। यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि अगर जो प्रतिरोध पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले रहा होगा, मान लीजिए पहले रहा होता 12, पहले 12 रहा होता तो अब R डैश का मान क्या होता, 12/4, और काट देते क्या आता 3 ओम। तो पहले जो भी प्रतिरोध रहा होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, उस तार को मोड़ देंगे, मोड़ कर क्या करेंगे, एक साथ ही जोड़ देंगे। जैसे कई बार हम लोग रस्सी करते हैं, मान लीजिए ये रस्सी है, यहीं से ऐसे क्या किए, मोड़ के दोनों रस्सियों को एक साथ कर दिए, जो हम डायग्राम बनाए हैं। ये पूरा था, उसके बाद इसको यहीं से आधे से ऐसे फोल्ड करके यहां मिला दिए। तो जब फोल्ड करके मिला देंगे तो लंबाई L पहले L थी तो अब L बाई 2 हो गई, और ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो पहले A था, जब आप उसको मिला देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2A। जैसे ये है, मान लीजिए मैं ये अलग इसको जोड़ दिया लाकर, तो अब देखो, अब ये भाग जो आगे का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो रहा था ये बढ़ गया। पहले A था तो अब दोनों जब एक साथ आ गए तो क्या हुआ, 2A हो गया। ठीक है ना, इतनी बात आपको इस सवाल में ध्यान रखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं। मतलब एक प्रतिरोध है 3 ओम का और एक है 5 ओम का। चलो है तो भाई अच्छी बात है। इसे किसी सेल से जोड़ने पर प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। देखिए सवाल थोड़ा सा सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, केवल डायरेक्ट इसको निकलने वाला सवाल है। देखिए इन दोनों को कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम में। एक है 3 ओम और एक है 5 ओम, एक है 3 ओम और एक है 5 ओम। अब इसमें क्या रहा है कि जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब देखिए एक सिंपल सा आपको मैं फार्मूला बताता हूं, H बराबर I²R T। ये फार्मूला आपने देखा होगा, ठीक है, जूल के तापन नियम का फार्मूला है। अब ये जो H है ये उत्पन्न उष्मा है, ये किन पर निर्भर कर रही, I पर, R पर और T पर। अब ये हुआ क्या कि इसमें जब मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तो कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, लेकिन ज्यादा करंट किसमें जाएगी, इसमें। अधिक करंट किसमें जाएगी, इसमें, और कम करंट किसमें जाएगी, इसमें। सवाल उठा क्यों, उसका कारण यह है बेटा कि मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो I2 ज्यादा होगा, I1 कम होगा। सवाल उठा क्यों, क्योंकि ये प्रतिरोध ज्यादा है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें धारा कम जाएगी, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा ज्यादा जाएगी। सवाल उठा क्यों, उसका कारण यह है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि धारा प्रवाह का विरोध। तो जहां पर ज्यादा विरोध होगा वहां कोई जाना पसंद नहीं करेगा। अब इसमें 3 ओम वाले में करंट ज्यादा जाएगी, और जो H है वो समानुपाती है I² के।
आर और टी से अभी हमें लेना देना नहीं है, केवल हम इस पर काम करते हैं। अब जब आई का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो एच का मान भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहां आप आंसर में लिखना था कि 3 ओम से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, 3 ओम के प्रतिरोध से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऐसा आपको लिखना होगा पेपर में, ठीक है। बाकी इसमें सॉल्व करने का कुछ भी नहीं था, तो आपको सॉल्व नहीं करना था, केवल ऐसे ही आपको इस सवाल में लिख देना था, इतना ही काम करना था। आगे सवाल दिया गया है, और वैसे भी समझना अगर आप चाहें तो मान लीजिए नियम ना ही लगाइए, इसमें करंट ज्यादा जा रही है, आपको पता है अगर करंट ज्यादा आती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर आप हीटर लगाए हो, ठीक है, और करंट बहुत कम आया तो गर्मी नहीं होता है, लेकिन करंट खूब ज्यादा मात्रा में है तो जल्दी गर्म हो जाता है। कोई तार होता है अगर करंट ज्यादा आ जाती है तो तार गर्म होकर जल भी जाता है। तो आप इन चीजों से ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसमें आंसर इसका क्या होगा। सॉल्व नहीं करना था, केवल लिखना था। अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसमें क्या रहा है, 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम, 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध है, इनको श्रेणी में जोड़ना है एक बार। जब आप इनको श्रेणी में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और जब इनको आप समांतर में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हमको ये बात पता है, अगर बगल बगल है तो श्रेणी क्रम, और आमने सामने है तो समांतर क्रम। सबसे सिंपल लॉजिक होता है आपके स्तर पे, क्लास 10 पे। तो लिखिएगा, ये चूंकि श्रेणी क्रम की बात की जा रही है तो श्रेणी क्रम में सूत्र हो जाएगा आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया 20 प्लस 24 प्लस 30, और इसको जोड़ेंगे तो देखो 30 20 50 20 70 4 74, ये आपका 74 ओम आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर क्रम में ऐसे किया जाएगा, ये मान लीजिए एक हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, और तीसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया। ये कितने का है, 20 का है, 20 ओम का, 24 ओम का, और ये अगला क्या है, 30 ओम का, ठीक है। अब ये चूंकि आमने सामने समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए जो सूत्र होता है 1/R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R तुल्य बराबर आपका क्या हुआ, 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 120 इसका एलसीएम आएगा। तो जब 120 को आप 20 से भाग देंगे तो आएगा 6, हमने 6 लिख दिया, और उस 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही रहेगा। फिर इसको 120 को जब 24 से भाग करेंगे तो आएगा 5, और 5 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 × 9 5, और यहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/R तुल्य बराबर क्या हो गया बेटा, ये हो गया 6 5 11 4 15, 15/120। अब इसको हम पलट देते हैं तो R तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, 120/15, तो 15 × 8 = 120। आपका आंसर क्या आ गया, 8 ओम, ठीक है। ये सवाल भी आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके, लिखा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 8 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, मतलब t बराबर क्या दिया है, 8 सेकेंड, ठीक है। इस समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमें n बराबर हमको ज्ञात करना है। आगे दिया यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, R बराबर कितना है, 20 ओम, तो इस अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, H का मान। चलो, ये हुआ आपका अंतिम प्रश्न इस सेट का। अब मुझे एक फार्मूला याद आया कि I दिया है, T दिया है, तो हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, I × T। Q बराबर क्या होता है, I × T, और Q का मान आपको Ne भी पढ़ाया गया होगा। I का मान क्या है, 5, T का मान है 8, N का मान आपको निकालना है, और E का मान होता 1.6 × 10⁻⁻19, ये हुआ 8 × 5 = 40।
तो n बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 4 हो गया और ये हो गया 16, और ये जो 10 की घात -19 है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +19 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, 16 दूनी 32, अभी यहाँ पर 8 बरस 16 पंचे 80, ये हो गया 25 गुणे 10 की घात 19। इतने इलेक्ट्रॉन, अगर 8 सेकेंड तक इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो ये आपको 5 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आपसे H पूछा जा रहा है तो उसके आपको R पता है और I पता है और T पता है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? I²RT। इसके अलावा भी सूत्र होते हैं लेकिन हम उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखो होता क्या है, H बराबर VI_T, H बराबर I²RT और H बराबर होता है V²/R×T। अब देखो मैं इसका यूज कर लूंगा तो मैं क्या V दिया है? नहीं दिया है। इसका यूज करूं तो V दिया है? नहीं दिया है। इस वाले सूत्र में हमको जो I पता है, R पता है, T पता है, फटाक से क्या करेंगे? H का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर I के मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग हो गया, R का मान 20, T का मान 8, ये H बराबर क्या हो गया? 25 हुआ और ये हुआ 20 और ये हुआ 8। तो अगर आप भाग गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 और ये हुआ 20। फिर आगे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 जीरो इसकी, 1 जीरो ये, तो 3 जीरो। ये जो आंसर आप आगे आपका किस में आया? जूल में। ये आंसर आपका हो गया जूल में। अगर आपको कैलोरी में लाना है तो 4000 को 4.2 से आप भाग दीजिएगा। भाग देने पर जो आंसर आ जाएगा वो किस में आएगा? कैलोरी में। सवाल में जूल में ही पूछा गया था तो हमने जूल में निकाल दिया। आप इसको भाग देकर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक बात कहना है कि मैंने देखा कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 76% लोग वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जो सब्सक्राइब 24% लोग सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है कि जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।